राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे बच्चों को। मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। कंप्लीट वन शॉट वाली क्लास रहने वाली है ये, जहां पर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो सारी चीजें आपको सिर्फ एक क्लास में मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया, इसको लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण। ये अपनी दादी जी के बारे में इस चैप्टर में कुछ बता रहे हैं। खुशवंत सिंह जी अपनी दादी से बहुत प्रेम करते थे, जैसा कि सभी लोग करते हैं। अब इनकी दादी के साथ इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, बहुत ही प्यारा रिलेशन था। इन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय अपनी दादी के साथ बिताया था। और कैसे जब ये बड़े हुए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड गए, बाहर गए पढ़ने के लिए, फिर दादी के साथ कैसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गईं, उसी के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है यहां से। ये कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे कि सभी की जो है दादी माँ होती हैं, तो वैसे ही मेरी भी दादी माँ थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, तो भैया जैसे सभी लोगों की जो दादी माँ होती हैं, वैसे ही मेरी दादी जी जो थी वो भी क्या थी, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। अब यहां पर वो कह रहे हैं she had been old, कि वो बूढ़ी थी, and wrinkled, और उनके चेहरों पर झुर्रियां थी। wrinkled मतलब होता है झुर्रियां, यानी उनका जो चेहरा था वो झुर्रीदार था, झुर्रियां पड़ गई थी। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया मेरी जो दादी माँ थी वो क्या थी, वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी और झुर्रीदार थी। फॉर दी 20 ईयर्स, 20 वर्षों से वो बूढ़ी थी और झुर्रीदार थी। दैट आई हैड नोन हर, कि भैया उन 20 वर्षों से, जब से मैं उन्हें जानता था, कि मैं जिन 20 वर्षों से उनको जानता था, वो 20 वर्षों से ऐसी ही बूढ़ी थी और झुर्रीदार थी। मतलब मैंने हमेशा उनको बूढ़ा ही देखा है, मैंने हमेशा उनके चेहरे पर झुर्रियां ही देखी हैं पिछले 20 वर्षों से, जब से मैं उन्हें जानता हूं। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि भैया लोग कहते हैं क्या, कि वो कभी क्या थी, यंग थी, जवान थी, एंड प्रेटी, और आकर्षक थी। यानी लोग कहते थे, मैंने तो नहीं देखा। खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते थे। लोगों ने कहा कि वो कभी आकर्षक हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहां तक कि उनके एक पति भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह मानना बड़ा मुश्किल है। दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, भैया ये मानना बड़ा मुश्किल है कि वो कभी सुंदर आकर्षक भी हुआ करती थी, वो कभी जवान भी हुआ करती थी, और उनके हस्बैंड भी थे। ये मानना तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, अब ये कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनका जो फोटो था, पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट मतलब जो फोटो फ्रेम होता है ना, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे दादाजी का जो फोटो फ्रेम था, हंग, वो लटका हुआ था, अबव दी मेंटल पीस, यानी कि जहां अंगीठी जलती है, अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का जो फोटो था वो लटका हुआ था। इन दी ड्राइंग रूम, बैठक वाले कमरे के अंगीठी के ऊपर उनका फोटो लगा हुआ था। ही वर, उन्होंने पहन रखे थे, क्या पहन रखे थे, अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। चूंकि खुशवंत सिंह जी क्या थे, सिख थे, और सिख लोग क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। तो इनके दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और भैया एकदम लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी एकदम ढीले ढाले कपड़े जो है दादाजी ने पहन रखे थे उस फोटो में।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी। व्हाइट मतलब सफेद और बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। अब यहां पर बात करें कि उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कि उनके सीने का ज्यादातर जो हिस्सा था वो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो भैया दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे? एट लीस्ट, कम से कम 100 years old, कि कम से कम वो 100 साल बूढ़े वो दिखाई दे रहे थे। यानी उस फोटो को देख करके लग रहा था कम से कम 100 वर्ष की तो उनकी आयु होगी ही, मतलब 100 वर्ष बूढ़े वो दिखाई दे रहे थे उस फोटो में। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look, यानी वो नहीं दिखाई दे रहे थे the sort of person, एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति who would have a wife or children, कि जिनके पास पत्नी या बच्चे हों। यानी कि वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे थे कि उनको देख के नहीं लग रहा था कि वो उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जिनके कोई बीवी या बच्चे भी हो सकते थे। He looked as, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे मानो if he could only have lots and lots of grandchildren, तो भैया वो ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो कि जैसे क्या हो कि उनके पास कई ढेर सारे क्या हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, यानी कि कई सारे पोते पोतियां हों। इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। वो इस प्रकार के नहीं दिखाई दे रहे थे कि उनके बच्चे हों, उनके लड़के हों, उनकी बीवी हो, ना 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 ना, वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे थे कि भैया उनको देख के लग रहा था कि इनके कई ढेर सारे पोते पोतियां होंगे, इतनी ज्यादा उनकी उम्र थी। ठीक है, वो इस प्रकार से जो है दिखाई दे रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और ये कह रहे हैं जहां तक कि मेरी दादी माँ के बारे में बात है, जहां तक मेरी दादी जी के बारे में बात है, उनके यंग यानी उनके जवान और प्रेटी और आकर्षक होने की बात है, द थॉट, तो ये जो विचार है, वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये लगभग लगभग क्या है, रिवॉल्टिंग, यानी कि एकदम क्रांतिकारी विचार है। मतलब ऐसा विचार है कि जिसको मानना बड़ा मुश्किल है। बड़ा क्रांतिकारी विचार है कि मेरी दादी मां कभी जवान और आकर्षक हुआ करती थी। आगे बताते हैं। She often told us, वो अक्सर हमें बताया करती थी, of the games, खेलों के बारे में, she used to play, जिनको वो खेला करती थी as a child, जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी। That seemed, और वो जब बताया करती थी और उनके जो खेल होते थे, that seemed, तो वो प्रतीत होते थे quite absurd, यानी कि काफी ज्यादा बेतुके, एंड अनडिग्निफाइड, और बहुत अशोभनीय प्रतीत होते थे। ऑन हर पार्ट, यानी कि उनके हिस्से में जब वो बताया करती थी, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उनको ट्रीट करते थे, हम व्यवहार करते थे, लाइक द फैबल्स ऑफ द, यहां पे भैया छिप गया, एक मिनट, फैबल्स ऑफ द, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और भैया हम जो है ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे व्यवहार करते थे जैसे मानो कि वो क्या हो, फैबल्स हो। फैबल्स मतलब दंत कथाएं, यानी जो कहानियां हैं, ऑफ दी प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं की, शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। यानी जब वो अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी, तो हम ऐसे व्यवहार करते थे कि जैसे मानो कि वो क्या हो, दंत कथाएं सुना रही हों किसी धर्म गुरु के बारे में, और हम चुपचाप ध्यान से उनको सुना करते थे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया। आगे देखते हैं, आगे भैया क्या कह रही हैं, दादी जी के बारे में क्या बताया जा रहा है। ये सब कौन बता रहा है? तो ये सारी चीजें खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं, अपनी दादी के बारे में, दादा के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से शॉर्ट थी, यानी छोटे हाइट की थी, एंड फैट, और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी बेंट थी, यानी थोड़ी सी झुकी हुई थी। चूंकि बूढ़ी थी, एज ज्यादा थी, है ना, तो वो बता रहे हैं कि वो हमेशा से छोटी हाइट की थी, मोटी थी, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस, उनका जो चेहरा था, वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, तो उनके चेहरे पर क्या थे, क्रिस क्रॉस, यानी एक दूसरे को काटती हुई लकीरें थी। किन चीज की?
रिंकल्स यानी झुर्रियों की लकीरें थी, यानी उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई कई सारी झुर्रियां थी। रनिंग जो कि भैया दौड़ रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी यहां से वहां, यानी कि कोई रेखा कहीं से कहीं जा रही थी, कोई रेखा कहीं से कहीं जा रही थी। इस प्रकार से उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि भैया वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। यानी कि हमें तो भैया पूरा विश्वास था कि वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे कि हम उनको जानते थे। कैसे थी? ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड यानी बहुत ही भयानक तरीके से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि अब वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इसी उम्र पर रुकी हुई थी। कब से? 20 वर्षों से, यानी 20 वर्षों से वो ऐसी ही दिख रही थी जैसी अभी दिख रही हैं। ये 20 वर्षों से रुकी हुई हैं उसी उम्र पर, यानी बूढ़ी, खूब ढेर सारी बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, ऐसा खुशवंत सिंह जी बताते हैं। किसके बारे में? दादी जी के बारे में। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी आकर्षक नहीं थी। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी। यानी कि जब से हम लोग जान रहे हैं तब से वो आकर्षक तो नहीं थी, लेकिन हां वो हमेशा खूबसूरत थी, है ना। तो यहां पर यह बताने का प्रयास करा जा रहा है कि चूंकि जब से ऑथर जो है उनको जान रहे हैं तब से इनकी जो दादी जी हैं वो बूढ़ी ही हैं, आकर्षक तो नहीं है लेकिन हाँ सुंदर हैं, है ना। सुंदर तो कोई भी हो सकता है, बूढ़े व्यक्ति भी सुंदर हो सकते हैं, छोटा बच्चा भी सुंदर हो सकता है ना। तो यहां पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. यहां पर ऑथर बता रहे हैं कि जो इनकी दादी जी हैं, she hobbled मतलब होता है थोड़ा लंगड़ा करके चलना, तो वो थोड़ा लंगड़ा करके चलती हैं अबाउट द हाउस, यानी कि पूरे घर में। इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल बेदाग, व्हाइट मतलब सफेद, तो सफेद वस्त्र पहन करके, बेदाग सफेद वस्त्र पहन करके वो पूरे घर में लंगड़ा करके चलती हैं। विद वन हैंड, और भैया जो एक हाथ होता है रेस्टिंग, वो भैया आराम कर रहा होता है कहां? ऑन हर वेस्ट, यानी कि एक हाथ उनके कमर पर होता है, यानी कमर को पकड़ करके वो चलती हैं। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ होता है, टेलिंग दी बीड्स ऑफ हर रोजरी, वो भैया अपने जो माला है उसको, उसका वो जाप कर रही होती हैं, उसके मनकों को वो गिन रही होती हैं। ठीक है, हाँ, तो माला के मोतियों को वो गिन रही होती हैं, जाप कर रही होती हैं। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है चांदी के जैसे, चांदी के जैसे यानी सफेद, यहां पर उनके बाल की बात हो रही है। हर सिल्वर लॉक्स वर, तो उनके जो चांदी जैसे जो सफेद बाल थे वो क्या थे? स्कैटर्ड, तो वो बिखरे हुए थे। अनटाइडली, बेतरतीब तरीके से। ओवर हर पेल, उनके पीले, पकर्ड फेस, पीले झुर्रीदार चेहरे, है ना, उसके ऊपर भैया बेतरतीब तरीके से उनके जो सफेद बाल थे वो बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, और उनके जो होंठ थे, कॉन्स्टेंटली वो लगातार, मूव्ड वो हिल रहे थे, इनऑडिबल अश्रव्य यानी जिसको सुना ना जा सके, प्रेयर यानी कि, और उनके जो होंठ थे वो लगातार चल रहे थे अश्रव्य प्रार्थना में। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो ठीक वैसे थी जैसे कि क्या हो? विंटर यानी कि शीत ऋतु, यानी कि ठंडी की ऋतु वाला क्या हो? लैंडस्केप यानी ठंडी की ऋतु वाला भूदृश्य हो। कहां? इन दी माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो ठंडी के मौसम वाला जो भूदृश्य होता है उस प्रकार से वो थी। एन एक्सपेंस, एक विस्तार, ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एक पूरी तरीके से जो शुद्ध सफेद, जो शांति थी उस प्रकार का विस्तार था। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने वाली। पीस,
शांत एंड कंटेंटमेंट, और भैया संतुष्टि की सांस लेने वाली शुद्ध सफेद शांति का विस्तार था उनका चेहरा। यानी उनके चेहरे के बारे में, अपने दादी जी के चेहरे के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो पीला चेहरा था, झुर्रीदार चेहरा था, उसके ऊपर जो सफेद बाल थे वो बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे, और वह ऐसे लग रहे थे जैसे कि शीत ऋतु में जो पहाड़ों वाला दृश्य होता है, जहां चारों तरफ सफेदी होती है, शांति होती है, सुकून होती है, तो राहत का, संतुष्टि का जैसे विस्तार होता है, वैसे ही राहत और संतुष्टि वाला विस्तार था। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ये कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं क्या थे? गुड फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता थे, लेफ्ट मी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, विद हर, दादी माँ के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग क्या थे? कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा से, क्या थे? टुगेदर यानी हम लोग हमेशा से साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वह हमें क्या करती थी? शी यूज टू वेक मी अप, वह हमें हमेशा सुबह उठाया करती थी। इन दी मॉर्निंग यानी कि प्रातः काल में वो मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी, मुझे तैयार कराया करती थी, फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन दी होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। अब यहां पर बेटा ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान से देखिएगा वो क्या कह रही हैं, है ना? क्या है? तो वो यानी कि दादी जी क्या किया करती थी? यूज टू का प्रयोग होता है कोई आदत के बारे में, ठीक है? शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, कि वह मुझे प्रातः काल में जगाया करती थी, यानी हमेशा जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी, यानी कपड़े वगैरह पहनाया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह की प्रार्थना कहती थी। कैसे कहती थी? इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मतलब एक स्वर में, एक लय में, सिंग सॉन्ग, है ना? तो एक लय में अपने वो गाने को, अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को क्या करती थी? गाती रहती थी। वाइल, जबकि सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, और वो मुझे नहलाया करती थी, और मुझे भैया क्या कराया करती थी? ड्रेस्ड मी इन दी होप, और मुझे कपड़े पहनाया करती थी, यानी स्कूल के ड्रेस, इन दी होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं भैया सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं इसको अपने दिल से याद कर लूंगा। यानी ये जो प्रार्थनाएं सुनाया करती थी, है ना, तो वो आराम से अपनी प्रार्थना सुनाया करती थी, मुझे नहलाती रहती थी, मुझे कपड़े पहनाया करती थी, इस उम्मीद में कि मैं उनकी इस प्रार्थना को दिल से याद कर लूंगा, ठीक है? इस उम्मीद में कि मुझे भी भैया ये याद हो जाएगा। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? आई लिसन्ड बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, कि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज बहुत प्यारी लगती थी, बट, लेकिन, नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी परवाह नहीं करी उसको याद करने की, कि मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं करी कि मैं उसको याद करूं, बस मैं सुनता था। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत प्यारी लगती थी, बहुत प्यारी आवाज थी उनकी, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं। किसके बारे में? दादी जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देन, और उसके बाद जब भैया हम लोग तैयार वैयार हो जाया करते थे, शी वुड फेच, तो वो भैया लेकर के आती थी क्या? माई वुडन स्लेट, वुडन मतलब लकड़ी की, स्लेट मतलब भैया स्लेट। पुराने बच्चे जान रहे होंगे, पुराने बच्चे क्या मतलब, आप लोग तो जो है इतने पुराने नहीं हैं, तो घर में किसी से पूछिएगा, है ना, पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, या गांव का कोई बूढ़ा होगा कि स्लेट क्या होती है। तो स्लेट बेसिकली क्या होता है? जो ब्लैक बोर्ड होता होगा, आपने देखा होगा ना ब्लैक बोर्ड, उसका जो छोटा सा एक स्लेट होती है, जिसको जो लकड़ी की बनती है ना, हाँ समझ गए, जो लकड़ी की तख्ती होती है उसको बोलते थे भैया, ठीक है? तो पुराने जमाने में लोग उसी से लिखा करते थे, ठीक है, उसी पे लिखा करते थे, ठीक है? हाँ, तो भैया फिर वो क्या करती थी? शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तो वो मेरी लकड़ी की स्लेट यानी कि लकड़ी की तख्ती लेकर के आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले से ही धुल दिया होता था, एंड प्लास्टर्ड, और उस पर क्या है? पुताई कर दिया होता था। किससे? विद येलो चौक, यानी पीले चौक से। क्या कर रहा था? पीले चौक से वो स्लेट को पोत दिया करती थी।
ठीक है, और मेरे लिए तैयार करके लेकर के आती थी। आगे, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और भैया एक छोटा सा अर्थन यानी कि मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, यानी कि इंक पॉट मतलब जो इंक का क्या होता है, इंक का यानी स्याही की जो क्या होती है, पॉट होती है, यानी स्याही की दवात। तो भैया सॉरी अर्थन है ना, अर्थन, अर्थन मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, धरती, अर्थन मतलब क्या हो जाएगा, मिट्टी। तो मिट्टी की बनी हुई जो स्याही की जो क्या होती है, जो स्याही की दवात होती है, तो भैया वो लेकर के आती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन भैया मेरी दादी जो है लेकर के आती थी। तो क्या क्या लेकर के आई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो लकड़ी की स्लेट, सबसे पहले तो भैया लकड़ी की स्लेट, तो एक चीज हो गई, ठीक है, जिसको वो पहले से ही धुल करके प्लास्टर्ड यानी बढ़िया लीप पोत करके, किससे लीप पोतती थी, येलो चौक यानी कि पीले चौक से, है ना, पीले चौक से बढ़िया लीप पोत दिया करती थी। उसके बाद क्या, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा, टाइनी मतलब भैया छोटा सा, अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ, इंक पॉट मतलब शाही का दवात, तो मिट्टी का बना हुआ छोटा सा शाही का दवात भी लेकर के आती थी, और एक लाल पेन लेकर के आती थी। टाई देम ऑल, और उन सबको बांध दिया करती थी इन अ बंडल, एक गठरी में बांध दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप दिया करती थी। हैंड इट टू मी यानी कि वो मुझे सौंप दिया करती थी, यानी सारी चीजों को एक पोटली में, एक गठरी में बांध दिया करती थी, और उसके बाद मुझे सौंप दिया करती थी कि अब चलो लेकर के चलो स्कूल, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब ये आगे भैया बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और बाद किस चीज के बाद, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, किस चीज का, ऑफ अ थिक, थिक मतलब क्या होता है भैया, मोटा, स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, चपाती, चपाती मतलब रोटी, तो भैया मोटी बासी, जो मोटी बासी जो रोटी होती थी, विद अ लिटिल बटर, और उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ होता था, एंड शुगर, और उसमें चीनी पड़ी होती थी, स्प्रेड यानी कि उसमें चीनी डाली गई हुई होती थी, फैलाई गई होती थी, ऑन इट यानी कि बढ़िया रोटी में बढ़िया थोड़ा सा मक्खन, और उसके ऊपर चीनी पड़ी होती थी, पूरी रोटी के ऊपर बढ़िया एकदम ऐसे ऐसे चीनी, ठीक है, बासी रोटी, मोटी बासी रोटी, मक्खन और उसके ऊपर चीनी छिड़की हुई होती थी, ठीक है। हाँ, वी वेंट यानी हम उसका नाश्ता करते थे, और उसके बाद क्या होता था, वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड, वो लेकर के जाती थी, सेवरल अनेक, स्टेल चपातीज विद हर, यानी कि वो अपने साथ अनेक बासी जो रोटियां थी वो अपने साथ लेकर के जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। यानी कि हम लोग नाश्ता कर लेते थे, पहले जो बासी रोटी होती थी बढ़िया मक्खन चीनी उनी मिला करके, है ना, मक्खन और चीनी लगा करके पहले हम नाश्ता करते थे, उसके बाद स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। और जो दादी माँ होती थी वो भैया जो कई सारी जो रोटियां बच जाती थी वो उनको अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए लेकर के निकल पड़ती थी कि भैया कुत्तों को खिला देंगे। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल जो था वो जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, यानी कि भैया स्कूल जो है वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी स्कूल और मंदिर अगल बगल ही थे, तो वो इसलिए हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। द प्रीस्ट, और जो भैया प्रीस्ट थे यानी कि जो पुजारी थे, टॉटस, वो हमें पढ़ाया करते थे, दी अल्फाबेट यानी कि हमें वर्णमाला पढ़ाया करते थे, एंड दी मॉर्निंग प्रेयर, और भैया सुबह की प्रार्थना पढ़ाया करते थे, वाइल, जबकि द चिल्ड्रन, जो बच्चे हुआ करते थे, सेट, वो बैठे होते थे, इन रोज, रोज यानी कि लाइन से बैठे होते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ दी वरांडा, कि बरामदा के दोनों साइड में बच्चे बैठे होते थे, सिंगिंग, और भैया गाते रहते थे क्या, द अल्फाबेट, कि वर्णमाला गाया करते थे, और दी प्रेयर, या फिर भैया प्रार्थना गाया करते थे, इन अ कोरस यानी कि एक साथ गाया करते थे, एक साथ सब बच्चे गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर
और जो मेरी दादी माँ होती थी सेट इनसाइड, तो वो अंदर बैठी होती थी मंदिर के, रीडिंग पढ़ रही होती थी क्या, द स्क्रिप्चर्स, यानी कि धार्मिक पुस्तकें, है ना। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, धर्म पुस्तकें, यानी जो धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो उनको पढ़ा करती थी। और हम लोग जो बच्चे होते थे वो बरामदा के दोनों ओर बैठ करके वर्णमाला होती थी या कोई प्रार्थना होती थी, हम उनको बढ़िया एक साथ सभी प्यारे बच्चे गाया करते थे। जैसे कि स्कूलों में आपने सुना होगा ना, सारे बच्चे एक साथ बोलते थे क्या, एक एकम एक, है ना, इस प्रकार से, समझ गए। जैसे सारे बच्चे एक साथ बोलते थे ना छोटा या फिर ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे बोलते थे ए फॉर एप्पल, है ना, मतलब एक स्वर में एक साथ, वही यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हाँ। अरे छोटे तो आप भी रहे होंगे कि नहीं रहे छोटे, अरे भैया बोर्ड का हुआ तुमको, अरे ऐसे मत धोखा दो दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, When we had both finished, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, तो हम लोग वापस से वॉक मतलब पैदल चल के जाते थे एक साथ, यानी कि भैया अब जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम लोग वापस से घर की ओर पैदल जो है जाया करते थे। ठीक है, दिस टाइम, और इस समय यानी जब हम लोग वापस जाया करते थे, द विलेज डॉग्स, तो जो गांव के कुत्ते हुआ करते थे, वुड मीट अस, तो वह हमसे मिला करते थे, कहां पर, एट द टेम्पल डोर, कि भैया मंदिर के दरवाजे पर हमसे गांव के कुत्ते मिला करते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा किया करते थे, टू अवर होम, हमारे घर तक पीछा किया करते थे, ग्रॉलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ाई करते हुए, विद ईच अदर, यानी कि जो कुत्ते होते थे वो एक दूसरे से गुर्राते हुए, लड़ाई करते हुए जो है हमारा पीछा किया करते थे हमारे घर तक। और वो भैया किस लिए झगड़ा करते थे, किस लिए गुर्राते थे, फॉर दी चपातीज, उन रोटियों के लिए भैया वो झगड़ा करते थे। वी थ्रू टू देम, यही होगा भैया, क्या लिखा है, हाँ, वी थ्रू टू देम, कि जो हम उनके लिए भैया फेंका करते थे, थ्रू मतलब फेंकना होता है, तो जो भैया रोटी हम फेंका करते थे तो उसके लिए वो कुत्ते क्या करते थे, एक दूसरे को गुर्राते थे, झगड़ा करते थे, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, भाऊ भाऊ मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, और भैया वैसे करते करते मंदिर के गेट से हमें हमारे घर तक पीछा किया करते थे। चलो आगे देखते हैं भैया। ठीक है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, और जब मेरे माता पिता आराम से सेटल्ड इन द सिटी, शहर में बस गए, आराम से भैया शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा, है ना, कि भैया अब आ जाइयो शहर में, अब हम लोग आराम से बस गए हैं। पहले गए थे कि भैया देखते हैं कैसे शहर में रहा जाएगा, तो पहले नहीं ले गए सबको, है ना, कि पता नहीं कैसे क्या माहौल रहे, है ना, घर मिल पाता है कि नहीं, वैसा माहौल मिल पाता है कि नहीं। तो जब आराम से वो शहर में बस गए तो उन्होंने हमारे लिए संदेश भेजा, हमारे लिए बुलावा भेजा, यानी हमें बुला लिया। ठीक, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, तो ये भैया क्या था, टर्निंग पॉइंट था, कहां, इन अवर फ्रेंडशिप, तो हमारी दोस्ती का ये क्या था, मोड़ था, ये हमारी दोस्ती का एक क्या था, टर्निंग पॉइंट था, यानी हमारी दोस्ती का एक मोड़ था, यानी जहां से हमारी दोस्ती ना एक अलग ही डायरेक्शन में चली गई। ऑल्दो, हालांकि वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम सेम जो रूम था, यानी जो कमरा हुआ करता था, सेम यानी कि वही कमरा हम लोग, सेम यानी कि एक ही कमरा हम लोग साझा करते थे, शेयर्ड मतलब साझा करना, तो हम एक ही कमरे में रहा करते थे, लेकिन फिर भी एक कुछ अलग था। अब क्या अलग था, माई ग्रैंड मदर, और अब मेरी जो दादी माँ थी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब वो और मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी, यानी अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, तो मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था, इन अ मोटर बस, एक भैया मोटर बस से, यानी स्कूल की गाड़ी बढ़िया आया करती थी और मैं उसी गाड़ी से अपने अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां पर स्ट्रीट्स में, गलियों में, सड़कों पर कोई भी कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड, और शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के, है ना,
कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में वो क्या क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो वो पक्षियों को, जो गौरैया पक्षी होती है ना स्पैरोज, ठीक है, उनको क्या करती थी, उनको भाई साहब वो फीडिंग किया करती थी, यानी कि दाना डाला करती थी, खाना खिलाया करती थी, क्योंकि अब वहां कुत्ते नहीं हुआ करते थे, तो भैया अपने घर के आंगन में आराम से जो पक्षी, छोटे छोटे पक्षी हुआ करते थे, उनको वो दाना खिलाया करती थी। यहां तक क्लियर है बच्चा सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? आई होप कि यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक सभी को भैया अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलो। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ठीक है, एज द ईयर्स, जैसे जैसे समय क्या हुआ, रोल्ड बाई यानी जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो हमने एक दूसरे को बहुत कम ही देखा, यानी हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिले। फॉर सम टाइम, कुछ समय, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, तो कुछ समय उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या है, तैयार करना जारी रखा, यानी कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना भी जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार भी किया करती थी। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी, यानी जब मैं स्कूल से वापस आता था, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी क्या, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि भैया शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताया करता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के छोटी छोटी चीजों को मैं बताया करता था, एंड लर्निंग, और मैंने क्या सीखा ये मैं बताया करता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया करता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये दुनिया गोल है, मैं उनको ये बताया करता था, एटसेट्रा, यही सब मैं बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज ने उन्हें क्या कर दिया, दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। यानी अभी तक तो गांव में जब मैं पढ़ा करता था तो वहां पे आराम से धार्मिक चीजें बताई जाती थी, है ना, धर्म के बारे में बताया जाता था, कोई कविता, कोई कहानी बताई जाती थी, ये एकदम बेसिक सी जो चीजें होती थी वो बताई जाती थी। तो तब तो मेरी दादी मेरी हेल्प कर देती थी पढ़ाई में, मेरे साथ साथ पूछा करती थी, फिर वो बताती थी, कुछ सिखाती थी। अब चूंकि मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगा था तो मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता था, मैं उनको बताता था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, विज्ञान की बातें बताया करता था, दुनिया गोल है, मैं उनको ये बताया करता था। इस चीज ने उनको दुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा भैया यहां तो धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो बच्चे का जो नैतिक जो मूल्य है, जो नैतिक शिक्षा है, वो तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्या चीज सीख रहा है ना। अब दादी थी, है ना, बूढ़ी दादी, पुराने जमाने वाली दादी, है ना, तो भैया वो बहुत दुखी हुई। क्यों? क्योंकि अब वो खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई में उनकी मदद नहीं कर सकती थी। तो यहां तक तो हमने सीख लिया, आगे देखते हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह नहीं मानती थी उन चीजों को, है ना, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वह पढ़ाते थे अंग्रेजी के स्कूलों में, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो भैया क्या थी, इस बात से परेशान थी, डिस्ट्रेस्ड थी यानी परेशान थी कि भैया जो चीजें वहां पर पढ़ाई जा रही थी, है ना, तो उसमें भैया भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, है ना, हाँ, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग, कि वहां पर भैया बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था अबाउट गॉड यानी भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स और धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, मैंने घोषणा करी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, परेशान हो गई। टू हर, और उनके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए जो संगीत है उसका संबंध क्या था, अशिष्टता से था, यानी कि जो अशिष्ट लोग थे केवल वही संगीत जो है वो उससे जुड़े होते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, अब उनके अनुसार ये क्या था, एकाधिकार था, मोनोपोली थी, यानी कि इस पर एकाधिकार था, यानी कि केवल और केवल अधिकार था संगीत पर, किनका,
हार्लॉट्स यानी कि वैश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का, केवल वही लोग संगीत का प्रयोग किया करते थे उनके अनुसार, दादी जी के अनुसार, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और दादी के अनुसार ये जो अच्छे लोग हुआ करते थे, जो बढ़िया समाज के जो सज्जन व्यक्ति उन वो जो हुआ करते थे, उनके लिए ये संगीत नहीं बना था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उसका मतलब क्या था, उसका अर्थ असहमति थी, डिसअप्रूवल था, यानी उनकी चुप्पी का मतलब असहमति थी, यानी उनका इस चीज में भरोसा नहीं था कि भैया संगीत पढ़ो, उनकी सहमति नहीं थी भैया, है ना। उनका मानना था कि अशिष्ट है, ये अच्छे लोग ये कार्य नहीं करते हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उन्होंने कभी ही शायद मुझसे बात करी हो इस घटना के बाद, यानी इसके बाद शायद ही कभी हमारी बातचीत हुई हो, यानी कि इस घटना के बाद तो दादी और ज्यादा दूर होने लगी कि भैया इनके स्कूल में पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, संगीत वंगीत ये सब का है भाई, है ना, ऐसी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। When I went up to university, और जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे मेरे खुद के लिए एक कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, और जो कॉमन लिंक था, जो साझा सेतु था हमारी दोस्ती का, वो टूट गया। अब साझा सेतु क्या था कि हम लोग एक रूम में रहा करते थे, मैं और मेरी दादी, लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने गया तो वो जो साझा सेतु था दोस्ती का, वो भी अब टूट गया, क्योंकि अब दादी अपने वहां अकेले, मुझे भैया अलग कमरा मिल गया, मैं अपने विश्वविद्यालय में अकेले रहने लगा। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया अपना एकांकीपन, है ना, विद रेजिग्नेशन, कि भैया उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, अब समय बीत रहा है तो ठीक है, अब जो हो रहा है ना। तो मेरी दादी माँ ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, मेरी दादी माँ ने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, शी रेयरली यानी उन्होंने शायद ही कभी, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अपना जो घूमने वाला चरखा था वो शायद ही कभी छोड़ी हो उन्होंने, टू टॉक टू एनीवन, यानी किसी से बात करने के लिए शायद ही उन्होंने कभी अपना स्पिनिंग जो व्हील थी, जो घूमने वाला चरखा हुआ करता था, इनकी दादी जी चरखा चलाया करती थी, गांधी जी वाला, समझे, हाँ, तो शायद ही कभी किसी से बात करने के लिए उन्होंने अपने चरखे को रोका हो, यानी वो हमेशा चरखा चलाया करती थी, किसी से बात भी करना हो तो चरखा चलता रहता था, शायद कभी कभार कोई बहुत एकदम अजीब बात हो जाए तो भले वो अपना चरखा रोक दें, वरना वो चरखा नहीं रोकती थी, यहां पर इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय के समय से, टू सनसेट, और सूर्यास्त के समय तक, शी सेट बाई हर व्हील, तो वह अपने चरखे के पास बैठा करती थी, स्पिनिंग, चरखे को घुमाते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपने प्रार्थना को गाते हुए, रिसाइटिंग मतलब कि बुदबुदाते हुए, दोहराते हुए अपने प्रार्थना को, है ना, कि बढ़िया एकदम, जैसे लोग पुराने जमाने के गाना गाते रहते ना, कौने दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौने दिशा में, अभी तो गाना हो गया, वो प्रार्थना गाया करती थी, है ना, हे राम हे राम, तो जो भी उनका अपनी जो भी प्रार्थना थी, है ना, वो अपना भैया जो है गाती रहती थी। सारे धर्मों में अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, तो सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी प्रार्थना कहते हैं, गाते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल और केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड, वो आराम किया करती थी, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड दी स्पैरोज, गौरैया पक्षियों को खाना खिलाने के लिए वो आराम किया करती थी दोपहर में कुछ समय के लिए, वाइल, जबकि, शी सेट इन दी वरांडा, वो बरामदे में बैठ जाया करती थी, ब्रेकिंग दी ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और भैया जो ब्रेड होते थे, है ना, जो ब्रेड हुआ करते थे भैया, जो रोटी हुआ करती थी, उसको वो तोड़ा करती थी छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और भैया हंड्रेड्स यानी सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड, एकत्रित हो जाया करते थे, राउंड हर, और उनके चारों ओर
एकत्रित हो जाया करते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चर्पिंग्स, और भैया क्रिएटिंग, और वो उत्पन्न करते थे क्या, वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चर्पिंग्स। चर्पिंग्स मतलब क्या होता है भैया, चहचहाहट, मतलब चहचहाना। वेरिटेबल बेल्डम मतलब कि एकदम वास्तविक शोरगुल। तो भैया वो जब सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी होते थे वो उनके चारों ओर एकत्रित हो जाया करते थे, और भैया उनका चहचहाने वाला जो शोरगुल होता था वो उत्पन्न हो जाया करता था, मतलब चै 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 चै, है ना, खूब जोर से वो लोग शोर किया करते थे। ये आलम वहां पर हुआ करता था। यहां तक क्लियर है बच्चा? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ समझ गए? यहां तक क्लियर है मेरे भैया? ठीक है, तो चहचहाहट और शोरगुल। तो बेल्डम मतलब क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, हाँ, बेडलैम मतलब शोरगुल, चर्पिंग मतलब चहचहाना। ठीक है, सम केम, तो कुछ भैया आते थे, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर क्या करते थे, बैठ जाते थे। उनके पैरों पे भैया क्या हुआ करते थे, बैठ जाया करते थे। ठीक है, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कई जो है उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधों पर बैठ जाया करते थे। सम इवन, यहां तक कि कुछ सैट ऑन हर हेड, कि भैया कुछ तो उनके खोपड़ी पर भी बैठ जाया करते थे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको कभी भी क्या है, कभी भी उनको उड़ा करके भगाती नहीं देंगे, ओ भग जाओ भग जाओ भग जाओ। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनका पूरे दिन का सबसे खुश रहने वाला आधा घंटा हुआ करता था। यानी वह आधा घंटा जो वो पक्षियों के साथ बिताया करती थी, ये पूरे दिन का उनका सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। यानी वो बहुत एंजॉय करती थी, बहुत खुश रहा करती थी। बताओ भैया यहां तक क्लियर हो गए, है ना? हाँ, समझ गए? चलो, शूट देम अवे मतलब उनको दूर भगाना। ठीक है, हाँ, तो पूरे दिन का वो इनका सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था। आगे, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, और जब मैंने निश्चय करा, टू गो अब्रॉड यानी विदेश जाने का, बाहर जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, आई वॉज श्योर, तो मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ दुखी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दादी माँ नहीं चाहती थी मुझसे दूर रहना। एक तो मैं पोता भाई, है ना, तो होता नहीं, एक प्यार होता है, अब मैं दूर चला जाऊंगा, अब उनकी एज भी काफी ज्यादा है, तो ये भी तो रहता है कि क्या पता दोबारा मुलाकात हो ना हो, है ना। तो मुझे पता था कि मेरी दादी माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए मुझे जो है जाना था, मैं 5 वर्षों के लिए भैया दूर रहता। एंड एट हर एज, और उनकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ बता नहीं सकता था कि मतलब तब तक वो जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ऐसा वाला। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी भैया जो दादी माँ थी वो बता सकती थी कोई भी चीज। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो भैया सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई। मतलब मेरी दादी जी तो मतलब वो जिस एज में थी वो कब तक जीवित रहेंगी कब तक नहीं ये भी कोई नहीं बता सकता था। और वैसे भी वो जिस एज में थी कि वो बहुत ज्यादा मतलब उस उम्र में कोई बहुत ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मेरी दादी तो बोल देती थी। लेकिन इस बात पर कि मैं विदेश जा रहा हूं पढ़ने के लिए, 5 वर्षों तक मैं नहीं आऊंगा, वो बिल्कुल भी भाई साहब, ना ना बिल्कुल, है ना, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, तो वो आई मुझे छोड़ने के लिए एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वो मुझे छोड़ने के लिए आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन हमसे बात नहीं करी, और शो एनी इमोशन, या फिर उन्होंने कोई भी भावना प्रदर्शित नहीं करी, यानी कुछ वो भावुक हुई ही नहीं, आराम से आई मुझे छोड़ने, और भाई कुछ ना वो बोली ना कोई भावना उन्होंने प्रकट करी, यानी नाराज थी या कुछ और सोच रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, होंठ थे, मूव्ड वो हिल रहे थे, इन प्रेयर यानी प्रार्थना में हिल रहे थे, यानी वो प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो है वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी जो उंगलियां थी वो व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, है ना, कि जो उनकी रोजरी थी यानी कि जो उनकी जो माला थी, है ना, उनके मोतियों को गिनने में उनकी उंगलियां व्यस्त थी, है ना। हाँ,
तो रोजरी मतलब जो माला होती है जिसमें मोती लगे होते हैं, बिट्स मतलब उसके जो दाने होते हैं ना, तो उसको गिनने में वो व्यस्त थी। लोग माला फेरते हैं ना उंगलियों से, ऐसे 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 गिनते रहते हैं 108 बार, जो भी है ना वैसा वाला। तो उनकी जो उंगलियां वो वैसे थी माला को गिनने में। साइलेंटली यानी चुपचाप, शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिश्ड दी moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं चला तो मैंने क्या करा, I cherished the moist imprint. I cherished मैंने संजो करके रखा क्या, the moist मतलब गीली नम, imprint यानी छाप, यानी जो मुझे उन्होंने चूमा था माथे पर, एज परहैप्स जैसे मानो संभवतः ये क्या हो, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जैसे ये आखिरी निशानी हो शारीरिक संबंध की हमारे साथ, है ना। यानी कि फिजिकली हमने कभी एक दूसरे को जो छुआ हो, है ना, कभी पैर छुआ हो, कभी गले लगाया हो, तो ये आखिरी निशानी के तौर पर मैंने इस याद को अपने साथ रखा, है ना। हाँ, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, और भैया 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस से घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला एट द स्टेशन, और भैया मैं स्टेशन पर मिल गया। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि वो आखिरी छाप हो, ना ना ना, जिंदा थी दादी, ऐसा वाला सीन, है ना। तो कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये आखिरी मुलाकात रही हो। 5 वर्षों के बाद जब मैं वापस लौटा तो भैया मैं उनसे मिला रेलवे स्टेशन पे। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी, है ना, क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब भैया उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, I could hear her reciting her prayers, तो मैं सुन सकता था उनकी जो प्रार्थना थी उनको दोहराते हुए, यानी वो प्रार्थना ही बोल रही थी, प्रार्थना ही कर रही थी जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहां तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे खुशनुमा पल था वो स्पैरोज यानी कि वो जो छोटे छोटी गौरैया वाले पक्षी थे उन्हीं के साथ बीता। whom she fed longer and with frivolous rebukes, कि जिसके साथ उन्होंने सामान्य से अधिक समय बिताया था, उनको खिलाया था, और भैया हल्की फटकार भी लगाई थी, है ना। हाँ, फ्रिवलस रिब्यूक्स मतलब, तो रिब्यूक्स मतलब क्या होता है दोस्त, खिड़की मतलब झिड़की, जो आप लोग है ना किसी को हट 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 ऐसे वाला, ठीक है। हाँ, तो हल्की फटकार भी उन्होंने पक्षियों को जो है लगाई, समझ गए। हाँ, हल्की फटकार भी उन्होंने पक्षियों को लगाई, कि मतलब पक्षियों को कभी कभी वो बोलते नहीं है कि अरे अरे तुम इधर आओ, अरे तुम उधर, तुम ज्यादा क्यों खा रही हो। तो जब एक आदमी अधिक समय स्पेंड करता है तो वो उनसे बात करने लगता है ना, क्योंकि पक्षी भी बहुत घुल मिल गए थे, कोई उनके कंधे पे बैठता, कोई पैरों पे बैठता, कोई उनकी खोपड़ी पे आकर के बैठ जाता, तो वो भी बात क्या करती, भगाती नहीं थी पर डांटती थी, है ना। उन्होंने कभी उनको भगाने की उठ जाओ, बल्कि वो डांटा करती थी कभी कभी हल्की फुल्की, है ना, कि इधर आओ, उधर जाओ, ऐसे वाला सीन, समझ गए। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन उनके अंदर आया। क्या हो गया, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड, उन्होंने एकत्रित करा, द विमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ढोलक लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम, और भैया कई घंटों तक, थम्ड यानी कि उन्होंने बजाया,
थम्ड मतलब माँ खूब एकदम बजाती रही। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम, यानी कि जो टूटी फूटी ढोलक थी उसको कई घंटों तक भाई साहब वो उसके जो स्किन्स थी, है ना, जो उसकी खाल थी भैया, उसको माम बजाती रही। वो खाल की तो बनती है ड्रम, तो माँ कई घंटों तक भैया खूब बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और भैया जो घर वापस आते थे जो योद्धा, उनके गीत वो गा रही थी कई घंटों तक। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। वी हैड टू परसुएड हर, कि भैया हमको क्या करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि हम उनको रोक पाए कि वो अत्यधिक थक ना जाए भाई, है ना। हाँ, तो हमें अत्यधिक श्रम करने से रोकने के लिए भैया मनाना पड़ा कि अब और अधिक मेहनत मत करो दादी जी, एक तो तुम बूढ़ी हो गई हो, खूब कई घंटों से मां ढोलक पीटे जा रही हो, गाना गाती जा रही हो, ठीक है। तो हमें भैया उन्हें क्या करना पड़ा, हमें उन्हें मनाना पड़ा, ठीक है। तो परसुएड मतलब क्या होता है दोस्त, परसुएड मतलब होता है मनाना, ठीक है। परसुएड मतलब क्या होता है दोस्त, मनाना, समझ गए। तो परसुएड मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, परसुएड मतलब हो जाएगा मनाना, ठीक है। टू स्टॉप, तो हमें उन्हें मनाना पड़ा ताकि वो रुक जाएं। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, है ना, कि वो और अधिक श्रम ना करें, वो और अधिक मेहनत ना करें, समझ गए। हाँ, तो ओवर स्ट्रेनिंग मतलब, है ना, ओवर स्ट्रेनिंग, तो ओवर स्ट्रेनिंग मतलब कि और अधिक परिश्रम ना करें, और अधिक मेहनत ना करें, थका देने वाली मेहनत ना करें, इसके लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, तो वो पहली बार था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं उन्हें जानता हूं, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। तो वो पहली बार था, पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता हूं कि उन्होंने क्या नहीं की थी, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी। पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो भैया बूढ़ी पड़, वो सॉरी वो बीमार पड़ गई, बुखार था। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, तो ये एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि वो बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी जो दादी जी थी उनका विचार था डिफरेंटली, यानी उनका अलग विचार था। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये हल्का फुल्का बुखार है, चला जाएगा, लेकिन दादी जी का कुछ और ही मानना था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत नजदीक था। यानी डॉक्टर ने तो बोल दिया कि हल्का फुल्का बुखार है, चला जाएगा, लेकिन दादी जी का कुछ और ही मानना था। दादी जी का मानना था कि अब उनका अंत पास में है। शी सेड दैट, उन्होंने ये कहा क्योंकि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो भैया उन्होंने ऐसा बताया कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि चूंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय से कुछ घंटे पूर्व ही शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि वो प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो अब और अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकती थी हमसे बात करके। यानी कि चूंकि अपने अंत समय से कुछ घंटे पहले वो प्रार्थना करना भूल गई, तो अब वो हमसे बात करके अपना और समय व्यर्थ नहीं करेंगी, वो भैया फिर से प्रार्थना करने लग गई। सिर्फ इतना बताया कि हमारा समय भैया नजदीक है, और भैया पहले ही हमने अपने मरने के कुछ घंटे पहले गंवा दिए हैं, प्रार्थना नहीं की है, तो अब तुम लोग से बात करके मैं और समय नहीं गंवाऊंगी। और वो अपनी प्रार्थना प्रेयर फिर से जो है करने लग गई। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध करा कि अरे नहीं दादी जी ऐसा नहीं है ना। घर वालों ने मनाया कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, आप फालतू में सोच रही हैं, परेशान हो रही हैं। बट लेकिन शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी अवर प्रोटेस्ट, कि उन्होंने हमारे विरोध को भैया माना नहीं, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, शी ले पीसफुली, वो शांति पूर्वक पड़ी थी, इन बेड बिस्तर पर, प्रेइंग प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी मोतियों को गिन रही थी, माला को गिन रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें शंका हो पाती। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, जो माला थी, फेल गिर पड़ी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके अचेतन हाथों से।
लाइफलेस यानी जिसमें प्राण ना हो, है ना, तो अचेतन, यानी उनके लाइफलेस फिंगर्स, उनके प्राणहीन उंगलियों से माला गिर गई, यानी कि अब दादी जी नहीं रही। और हमें शंका भी नहीं हुई, है ना, तभी बोले कि इससे पहले कि हम शक कर पाते, उनके होंठ बंद हो गए और उनके प्राणहीन उंगलियों से माला गिर गई। A peaceful pallor spread on her face. एक शांति पूर्वक पैलोर, पीलापन, स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एंड वी न्यू, और हमें पता था, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें उठाया बेड से, एंड, और एज इज कस्टमरी, और जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको ढक दिया, किससे? अ रेड श्राउड, लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि शोक मनाने के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंत्येष्टि का प्रबंध करने के लिए कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, यानी कि हम बाकी प्रक्रिया जो है उसके लिए हम प्रबंध करने लगे, जैसे अंतिम संस्कार की जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं हम उनका प्रबंध करने लग गए कि भैया देखते हैं कैसे क्या जो भी है ना, तो हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इन द इवनिंग, शाम के समय वो क्या किया करती थी? पक्षियों को दाना खिलाया करती थी। तो अब भैया शाम का समय हो गया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर मतलब यानी कि अर्थी, है ना, स्ट्रेचर, तो क्रूड स्ट्रेचर मतलब आप उसको बोल सकते हो कि भैया क्रूड स्ट्रेचर मतलब होता है अर्थी। तो हम उनके कमरे में गए अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, कि हम उसका क्या कर पाए? अंतिम संस्कार कर पाए। तो हम अर्थी लेकर के गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे में क्या था? उनके कमरे में प्रकाश था, सुनहरा प्रकाश था। एंड वरांडा, और बरामदे में भी था, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वहां पर चमक थी, है ना, सुनहरे प्रकाश की, बरामदे में और उनके कमरे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कि हम रुक गए आंगन के मध्य में, हाफ वे यानी आधे रास्ते में, आंगन के आधे रास्ते में हम रुक गए। तो सूरज अस्त हो रहा था, उनके कमरे में प्रकाश था, बरामदे में प्रकाश था, वो भरा हुआ था चमक से, सुनहरे प्रकाश की चमक से भरा हुआ था कमरा और बरामदा जो था, और हम भैया आंगन के मध्य में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, पूरा जो बरामदा था, एंड इन हर रूम, और उनका जो कमरा था, राइट अप, जो कि ठीक ऊपर था, टू वेयर शी ले डाउन, और जहां पर वो लेटी हुई थी, है ना, जहां पर वो लेटी हुई थी उसके ठीक ऊपर, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जो भैया क्या थी? जो उस लाल कफन में लिपटी हुई, मृत और कठोर रूप से पड़ी हुई थी। शी ले डाउन एंड स्टिफ, शी ले डाउन मतलब वो पड़ी हुई थी, मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ मतलब होता है कठोर, है ना, जो मुड़ ना पाए, ठीक है, रैप्ड, और वो लिपटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में जो गौरैया पक्षी थे, सैट, वो बैठे हुए थे, स्कैटर्ड, बिखरे हुए, ऑन द फ्लोर, तो वो फर्श पर चारों ओर बिखरे हुए पड़े हुए थे। यानी एक तरफ दादी जी फर्श पर, जमीन पर, लाल कपड़ों में, लाल कफन में अकड़ी हुई, मृत पड़ी हुई थी, और उनके चारों ओर हजारों की संख्या में जो गौरैया पक्षी थे वह बिखरे हुए वहां पर बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहां पर कोई भी चहचहाहट नहीं थी, यानी कि डेली खूब शोरगुल होता था, है ना, चहचहाते थे पक्षी, आज कोई चहचहाना नहीं था, यानी पक्षी बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। सोचो, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए अफसोस हुआ, दुख हुआ, एंड माई मदर,
और मेरी माताजी फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी माताजी उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी प्रकार से जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने उस रोटियों के छोटे छोटे टुकड़ों को पक्षियों की ओर फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैया पक्षियों ने उन टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया। सोचो, डेली शाम को ये पक्षी इसलिए आते थे कि दादी मां के हाथ से खा पाए रोटियां, लेकिन आज दादी मां नहीं है, लेटी हुई हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है। पक्षी हजारों की संख्या में आए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए बैठे हैं, शोरगुल भी नहीं कर रहे। और जब मेरी मम्मी ने उनको रोटी का टुकड़ा दिया, वैसे ही जैसे दादी दिया करती थी, पक्षियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब सोचो, है ना, कितने अच्छी जो है पक्षियों के साथ कितना अच्छा संबंध था। When we carried, और जब हम carried मतलब लेकर के गए, my grandmother's corpse, अपनी दादी माँ की लाश को, ऑफ यानी कि जब हम उठा करके ले जाने लगे, they flew away quietly, तो वो जो गौरैया पक्षी थे flew away, तो वो उड़ गए quietly, चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर, तो जो भैया सफाई वाला था, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, तो उसने जो ब्रेड क्रम्स थे, जो रोटी के टुकड़े थे, उनको साफ कर दिया। ठीक है, और भैया कहां डाल दिया? इनटू द डस्टबिन, और साफ करके उसने कूड़ेदान में उनको डाल दिया। तो भैया झाड़ू लगा करके उसको क्या किया? कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, इमोशनल चैप्टर आप कह सकते हो, है ना, कि कैसे दिखाया गया कि एक पोता है, दादी के साथ कितना प्यारा सा रिलेशन है उसका, है ना, छोटा रहता है, दादी जी ही सब कुछ किया करती हैं, बड़ा होता है, अंग्रेजी स्कूल में जाता है, धीरे धीरे दादी जी के साथ संबंधों में दूरी आने लगती है समय के साथ। यही होता है, जब आप छोटे रहते हो तो आपसे आपके दादाजी दादी जी जो बोलते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, आप उनकी हर बात को मानने लग जाते हो। फिर आप बड़े हो जाते हो, आप स्कूल जाने लगते हो, तो आपको कुछ नई बातें पता चलती हैं, फिर आपको लगता है यार दादा दादी को थोड़ी कुछ पता है ना। फिर धीरे धीरे आप उनको इग्नोर करते हो, फिर पढ़ने के लिए कई बार बाहर चले जाते हो, तो वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता है। फिर भी वो आपको बहुत प्यार करती हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। फिर एक समय आता है जब छोड़ करके हमें चले जाते हैं। तो खुशवंत सिंह जी ने दादी के बारे में बताया है कि कैसे उनके मरने पर पक्षियों तक ने शोक मनाया। मतलब पक्षी जिनको अक्सर लोग भगा दिया करते हैं, वो सिर्फ उन्हें खिलाया करती थी। कुत्ते, सोचिए कुत्तों के साथ कितना अच्छा रिलेशन था, है ना, उनको वो खाना खिलाया करती थी, कुत्ते भी घर तक छोड़ने आते थे। पक्षी तो है ना, पक्षी उनके मरने के बाद पक्षी भी शोक मना रहे थे। तो ये चीजें हैं। तो भैया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बेटा। लघु उत्तरीय प्रश्न बेटा 4 नंबर के आते हैं, लगभग 40 शब्दों में लिखना होता है ना। तो आप प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 50 शब्दों से ऊपर तो बिल्कुल ना लिखें, है ना, लगभग 40-50 शब्दों में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो आपकी सुविधा के लिए बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के आया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। Why was it hard for the author? तो भैया लेखक के लिए क्यों मुश्किल था टू बिलीव, ये मानना, दैट हिज ग्रैंडमदर की उनकी जो दादी माँ थी was यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी जवान और आकर्षक थी। ये मानना क्यों टफ था? The author had always seen his grandmother as a very old woman. तो भैया ऑथर ने हमेशा से अपनी दादी माँ को एक बहुत ही बूढ़ी महिला के रूप में देखा था। फॉर द पास्ट 20 years, और भैया आखिरी के 20 वर्षों से he had seen her as an old lady with white hair and countless lines running across her face. तो उसने अपनी दादी माँ को भैया 20 वर्षों से वो कैसे देख रहा था? वो वैसे ही देख रहा था, एक बूढ़ी महिला के रूप में जिसके सफेद बाल हैं, and countless lines running across her face, और भैया असंख्य जो लाइंस हैं, है ना, जो भैया रेखाएं हैं, उनके चेहरे पर दौड़ रही हैं इधर से उधर, यानी कि झुर्रियां। Because his first impression about his grandmother was one of being aged, it was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty. तो चूंकि उसकी दादी के बारे में उसकी पहली छवि यह थी कि वो वृद्ध हैं, इसे लेखक के लिए बहुत ही टफ था ये मानना कि उसकी दादी भी कभी जवान और आकर्षक हुआ करती थी।
क्योंकि हमेशा से उसने देखा था, 20 वर्षों से वो देख रहा था कि वैसी ही हैं, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं होती हैं, मतलब वो ऐसी ही हैं। अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो और अधिक बूढ़ी भी नहीं हो सकती हैं, ऐसा ऑथर का मानना था। नेक्स्ट है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर। ऑथर ने अपने दादाजी के बारे में क्या बताया है, कैसा बताया है, किस प्रकार से वर्णन किया है। द पोर्ट्रेट ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज हंग अबव द मेंटल पीस। तो भैया अंगीठी के ऊपर उनके दादाजी की जो फोटो थी वो भैया लगी हुई थी। ही वर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी जो है पगड़ी पहनी थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी सफेद लंबी जो दाढ़ी थी, कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो वो उनके सीने का अधिकतर जो हिस्सा थी वो ढके हुए थी। ही लुक्ड 100 years old, वो लगभग 100 वर्ष बूढ़े दिखाई दे रहे थे। सॉरी। टू द ऑथर, और लेखक के लिए, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहे थे who'd have a wife or children, कि जिनकी कोई पत्नी या बच्चे होंगे। he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, और वह ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनके केवल और केवल बहुत ढेर सारे नाती पोते होंगे, पोते पोतियां होंगी, पत्नी बच्चे नहीं हो सकते, इतने बूढ़े वो थे, है ना। हाँ, ऐसा वाला सीन। Why could the grandmother not walk straight, क्यों भैया जो दादी माँ थी वो सीधी नहीं चल पाती थी। How did she move around the house, और कैसे वो घर में चला करती थी। The grandmother was short, fat and her body was bent due to her age, तो भैया उनकी जो है वो छोटी हाइट की थी, मोटी थी, और उनकी बॉडी जो थी वो बेंट थी, झुकी हुई थी, ड्यू टू हर एज, उनके एज के कारण, बुढ़ापे के कारण। शी वॉज फोर्स्ड टू पुट अ हैंड टू हर वेस्ट, तो उनको अपना एक हाथ अपने कमर पे रखना पड़ता था, टू सपोर्ट दी स्टूप, अपने कुबड़ को सपोर्ट करने के लिए। सो शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, तो इसलिए वो सीधे नहीं चल पाती थी। सो शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस, तो इसलिए वो अपने घर में जो है क्या है, लंगड़ा करके चलती थी। वाइल शी वॉज मूविंग अराउंड जस्ट लाइक अ लेम पर्सन, तो वो एक लंगड़े व्यक्ति की भांति वो चला करती थी। What kind of bond did the author and grandmother share in the village, तो किस प्रकार से गांव में लेखक और उसकी दादी जो है किस प्रकार का संबंध साझा करते थे। इन द विलेज द ग्रैंडमदर वोक द ऑथर अप एवरी मॉर्निंग, तो भैया गांव में जो दादी माँ थी वो जगाया करती थी ऑथर साहब को प्रत्येक सुबह, एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए उनको तैयार करती थी। शूड बेथ एंड ड्रेस हिम, वो उनको नहलाती थी, कपड़े पहनाया करती थी, तैयार करती थी। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट, उनको नाश्ता दिया करती थी। गॉट हिम हिज स्लेट, उनको उनकी स्लेट दिया करती थी, तख्ती दिया करती थी, है ना। एंड इंक पॉट, और दवात दिया करती थी। एंड देन accompanied him to school, और फिर स्कूल तक उनको जो है लेकर के जाती थी। While he studied at school, जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते थे, grandmother used to read the scriptures in the temple, दादी माँ जो है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करती थी मंदिर में। When the school was over, जब स्कूल खत्म हो जाता था तो वो वापस जो है स्कूल से आ जाया करते थे, है ना। गांव के कुत्तों को रास्ते में जो है रोटियां खिलाया करते थे, और इस प्रकार से वो जो है एक बहुत ही शक्तिशाली रिश्ता गांव में साझा करते थे। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंडमदर इन द विलेज, तो भैया डेली रूटीन क्या था, तो ठीक वही चीज जो आपने लिखी है ना, वही तो दादी माँ का डेली का काम था। द ग्रैंडमदर वुड वेक अप द नरेटर इन द मॉर्निंग, तो सुबह सबसे पहले वो भैया लेखक को उठाया करती थी। बेथ हिम, नहलाती थी। ड्रेस हिम, कपड़े पहनाती थी स्कूल के लिए। बिफोर गिविंग हिम ब्रेकफास्ट, तो भैया नाश्ता कराने से पहले। देन शी वुड गेट हिज राइटिंग, है ना, इम्प्लीमेंट्स, फिर भैया जो राइटिंग इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे स्लेट है, चौक है, लाल पेन है ना, इंक पॉट है, वो सारी चीजें देती थी। रेडी एंड गिव देम टू हिम। देन शी वुड अकम्पनी हिम टू स्कूल, और फिर उनके साथ स्कूल जाती थी। वाइल ही वॉज इन द स्कूल, और जब स्कूल में होता था, शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल नेक्स्ट डोर टू द स्कूल। देन शी वुड अकम्पनी द नरेटर बैक होम एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे विद हिम। तो ठीक वही उत्तर है भैया, बार बार देखिए कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर प्रकार से आपको आना चाहिए। What was the grandmother's reaction towards education in the English school? तो क्या ग्रैंडमदर का रिएक्शन था, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी
अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो है अंग्रेजी स्कूल में दी जा रही थी। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अनहैप्पी, तो वो दुखी थी, एंड शी कुड नो लॉन्गर हेल्प द नरेटर इन हिज लेसन्स, और वो भैया नरेटर को उसके पाठों में अब सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दुखी थी। शी डिडंट नो इंग्लिश वर्ड्स, तो उनको अंग्रेजी के शब्द नहीं आते थे, है ना, हाँ, और अबाउट वेस्टर्न साइंस, और वो पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी उनको नहीं जो है जानकारी थी। शी वॉज हर्ट टू नो, उनको बहुत दुख हुआ ये जान करके दैट देयर वर नो टीचिंग ऑफ गॉड, कि भैया वहां पर भगवान की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, एंड स्क्रिप्चर्स इन द इंग्लिश स्कूल, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टॉट इन द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीजों पर भरोसा नहीं करती थी जो स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द स्कूल एजुकेशन इन द विलेज एंड इन सिटी, कि भैया क्या क्या कंट्रास्ट था, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर था, जो स्कूल जो है गांव में था और जो शहर में था, दोनों में क्या अंतर था, क्या भिन्नता थी, वो आपको बताना है। द एजुकेशन इन द विलेज स्कूल वॉज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन इन द सिटी स्कूल, तो भैया वो दोनों अत्यंत भिन्न थी, अलग थी। इन द विलेज द स्कूल वॉज नेक्स्ट टू द टेम्पल एंड द प्रीस्ट हिमसेल्फ वॉज द टीचर, तो वहां भैया पुजारी ही शिक्षक था। He taught them the alphabets and morning prayers, तो उनको वर्णमाला सिखाता था और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। लेकिन शहर में वहां पर भगवान की शिक्षा और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। इंग्लिश एंड साइंस अलॉन्ग विद म्यूजिक वर टॉट इन द सिटी स्कूल्स, तो वहां पर अंग्रेजी के साथ विज्ञान और भैया उसके साथ संगीत की भी शिक्षा दी जा रही थी अंग्रेजी यानी कि शहर वाले स्कूल में, जबकि गांव में केवल वर्णमाला और जो प्रार्थना है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके बारे में ही शिक्षा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि पुजारी और अध्यापक जी एक ही थे। विच मोमेंट ऑफ द डे यूज टू बी द हैप्पीएस्ट फॉर द ग्रैंड मदर इन द सिटी, तो भैया शहर में दादी माँ के लिए सबसे खुशनुमा पल क्या हुआ करता था? वो वक्त हुआ करता था जब वो पक्षियों को फीडिंग किया करती थी, यानी उनको रोटियां खिलाया करती थी। वही सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था दादी माँ का। The happiest hour of the author's grandmother was the first half hour, during which she fed the sparrows by throwing little bits of bread at them. For the rest of the day, she spent her time spinning the wheel and reciting prayers, as she felt lonely after the author became engrossed in his studies. तो भैया लेखक की दादी के लिए अत्यधिक प्रसन्नता वाला समय वह होता था जब वो चिड़ियों की ओर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंक कर उन्हें खिलाती थी। शेष के दिन में वह अपना समय चरखा चलाने एवं प्रार्थना करने में व्यतीत करती थी, क्योंकि लेखक की अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने के पश्चात वे एकांकीपन का अनुभव करती थी, है ना। अब भैया लेखक अपनी पढ़ाई में अलग मस्त है, ये भैया अलग, तो ये अकेलापन का अनुभव करती थी, तो अपना दिन ये ऐसे ही व्यतीत किया करती थी। Describe how the grandmother spent some time with the sparrows every day in the city house. How did she feel at that time? किस प्रकार से भैया वो जो है शहर के घर में स्पैरोज के साथ अपना समय व्यतीत करती थी और वो उस टाइम पर क्या अनुभव करती थी? तो वो सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव करती थी, है ना। सेम जैसा पिछला आंसर था सेम वैसा ही है। The grandmother usually fed the sparrows in the afternoon by sitting in the veranda and breaking the bread into small pieces before throwing it to them. Hundreds of sparrows gathered there, chirping noisily. Some even perched on her legs, shoulders, and head. She felt very happy at the time. It was the happiest time of the day for her. तो उनका सबसे खुशनुमा पल होता था दिन का। I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ दुखी होंगी। What was the author sure about? किस चीज के बारे में ऑथर बिल्कुल निश्चित था? When the author decided to go to abroad, तो जब उसने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय करा तो उसको पता था कि उसकी दादी माँ नाराज होंगी। बट भैया दादी माँ ने कोई भावुक वाला कुछ भावना दिखाई ही नहीं। She went to bid him goodbye at the railway station. However, she didn't talk or show any emotion. She was lost in prayer and her hands kept counting her bids, है ना। तो वो भैया अपने मन के फिरा रही थी, मन के गिन रही थी, उन्होंने कोई भावना प्रदर्शित ही नहीं करी। What was the last sign of physical contact between the author and his grandmother? तो आखिरी निशानी क्या थी लेखक ने, है ना, लेखक और उसकी दादी के बीच में जो शारीरिक संपर्क की आखिरी निशानी क्या थी? तो उसकी दादी ने जो उसके फोरहेड पर यानी माथे को जो चूमा था, है ना, जो माथे को चूमा था वही उनकी क्या थी? लास्ट इंप्रेशन था, है ना। हाँ समझ गए, साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट यही था।
आगे देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंडमदर सेलिब्रेट द होमकमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन। तो पोते की घर वापसी का किस प्रकार से भैया आनंद लिया। तो पहली बार तो वो प्रार्थना भूली और भैया वो पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी उनको इकट्ठा करा, है ना, ढोल लेकर के आया, गाना वाना भैया गाया और भैया प्रार्थना करना भी भूल गई और इसी चक्कर में बीमार पड़ गई बेचारी, है ना। तो ये हो गया आंसर। Why did the grandmother stop talking before her death? क्यों दादी माँ ने बात करना बंद कर दिया था अपनी मृत्यु से पहले। क्यों? क्योंकि भैया वो एक दिन उन्होंने प्रार्थना करना वो भूल गई थी, है ना। देखो वो बीमार पड़ी, उन्हें हल्का बुखार था, डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ का मानना था कि उनका अंत नजदीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शाम प्रार्थना नहीं करी थी और अब वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पहले से ही एक दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना किसी और से बात करना भी बंद कर दिया था, है ना। उनका मानना था भैया व्यर्थ में समय क्यों गंवाया जाए, तो भगवान की भक्ति की जाए। द ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी रिलीजियस लेडी। दादी माँ का जो चित्रण है, वर्णन है, वो बहुत ही धार्मिक महिला के रूप में किया गया है। व्हाट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट दिस इंप्रेशन। तो किस प्रकार से, कौन सा विवरण है जो यह प्रभाव बनाता है कि वो बहुत धार्मिक महिला थी। द ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो उनके होंठ हमेशा चलते रहते थे, इनऑडिबल, ना सुने जा सकने वाले, प्रेयर यानी प्रार्थना के रूप में, अश्रव्य प्रार्थनाएं किया करती थी। यानी वो हमेशा ऐसे मन ही मन प्रार्थना किया करती थी जो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो प्रार्थना कर रही हैं, ऐसा। तो वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी काउंटिंग दी बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनके एक हाथ हमेशा अपनी माला के मनकों को वो गिनने में व्यस्त रहती थी। शी ऑल्सो रेड स्क्रिप्चर्स एट द विलेज टेम्पल। और वो गांव के जो है मंदिर में धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करती थी। When she knew her end was near, अब जब इनको पता चला उनका अंत नजदीक है, she lay peacefully in bed, तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। Praying and counting her beats till death, तो वो आराम से प्रार्थना करती रही, मनकों को, माला को फिराती रही और शांति से भैया जब तक वो मर नहीं गई वो ऐसा करती रही। हाउ डिड द ग्रैंडमदर डाई। किस प्रकार से दादी माँ की मृत्यु हुई। तो जब दादी माँ को भैया लगा कि उनकी मृत्यु नजदीक है, क्यों? क्योंकि वो भैया वो प्रार्थना करना भूल गई थी, तो उनको लगा इसी चक्कर में भूली हूं क्योंकि अंत नजदीक है, ठीक है। हाँ, तो भाई साहब, तो उन्होंने निश्चय करा कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, समय नहीं गंवाएंगी। और कुछ समय बाद उनके होंठ हिलना बंद हो गए, उनके हाथों से माला गिर गई और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। हाउ डिड द स्पैरोज पे देयर होमेज टू द डेड ग्रैंडमदर। किस प्रकार से स्पैरोज ने श्रद्धांजलि व्यक्त करी मृत दादी के लिए। तो भैया जब दादी माँ की मृत्यु हो गई, हजारों की संख्या में गौरैया पक्षी आए और वो बैठ गए आंगन में, ग्रैंड मदर की जो लाश थी उसके आसपास। दे वर टोटली साइलेंट, वो पूरी तरह से चुपचाप थे। इवन व्हेन द नैरेटर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड्स टू देम, यहाँ तक कि लेखक की माताजी ने जब रोटी के कुछ टुकड़े उनकी ओर फेंका, दे डिड नॉट ईट देम, तो उन्होंने उनको खाया भी नहीं। When the grandmother's body was carried off to be cremated, और जब उनके दादी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, they flew away silently, तो वे चुपचाप उड़ गए। thus, और इस प्रकार से स्पैरोज पेड अ साइलेंट होमेज टू द ग्रैंडमदर, तो इस प्रकार से गौरैया पक्षियों ने दादी को मौन श्रद्धांजलि दे दी। अब आते हैं बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा जनरली 60 to 80 वर्ड्स में लिखने के लिए हमें आता है, ठीक है, और ये 7 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। तो भैया दोस्ती है खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी जी के बीच में, उनका आपको वर्णन करना है। When खुशवंत सिंह lived with his grandmother in the village as a child, he was nourished by his grandmother. She used to wake him up early in the morning. She used to sing her prayers while bathing and dressing them. Then she would give him stale chapatis for breakfast with butter and sugar. Then they would go to the temple school together and return home together. Thus they become good friends. But turning point in their friendship came when their parents
called them to the city to study. Here his grandmother could not help him much. खुशवंत सिंह took क्या था भैया, खुशवंत सिंह, एक मिनट दोस्त, when हाँ called him to the city, ठीक है। खुशवंत सिंह took to म्यूजिक, साइंस एंड न्यू सब्जेक्ट्स। हाँ, तो खुशवंत सिंह जी ने म्यूजिक ले लिया भैया, विज्ञान ले लिया और नए नए विषय ले लिए, अंग्रेजी ले ली, ठीक है, जिसमें उनकी दादी जी मदद नहीं कर पाती थी। वाइल हिज ग्रैंडमदर हेटेड वेस्टर्न एजुकेशन, और जबकि उनकी दादी माँ एकदम घृणा करती थी इस पश्चिमी शिक्षा से, विज्ञान से। तो ग्रेजुअली द लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप बिकम लूज, और इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती है वो कमजोर पड़ती गई। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दादी जी के चरित्र का वर्णन करना है, ठीक है। चलो, खुशवंत सिंह, राइटर खुशवंत सिंह हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंडमदर, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी दादी माँ का चित्रण करा है। हिज ग्रैंडमदर हैड मेनी एडमायरेबल क्वालिटीज, तो कई बहुत ही मतलब एडमायर करने वाली विशेषताएं थी। She was very calm, contented, spiritual and religious lady. She always wore spotless white clothes. Her hair looked like silver. She was very affectionate. She always used to worship God. She was so divinely devoted to praying to gods that she did not leave her rosary till her death. She used to feed the village dogs and feed the birds. This shows his affection towards animals. Even the birds loved him so much that they did not even eat a piece of bread on his death. Surely she was a saintly and gentle lady. वो बहुत ही saintly, बहुत ही संत और भद्र महिला थी। Describe the author's grandmother's life in village in contrast with the life she led in the city. तो ये आपने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी देखा है कि शहर में और गांव में क्या अंतर था, ठीक है। ठीक वैसा ही यहां पर आंसर है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा करके बता दिया गया है। डिस्क्राइब हाउ द ऑथर्स ग्रैंडमदर क्रिएटेड अ स्पेशल बॉन्ड विद द स्पैरोज एंड हाउ दे मॉर्न्ड हर डेथ। ये आंसर भी आपने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से उनका रिश्ता था स्पैरोज के साथ और किस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद जो है पक्षियों ने उनके साथ बिहेव किया, किस प्रकार से शोक मनाया, ठीक है। तो ये आंसर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। वही चीजें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो अगर एक बार आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लोगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था भैया आपका प्यारा सा पहला चैप्टर। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से क्लास 11 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो आप इधर उधर ना भटके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।